अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़हीम वसीम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने वालिदैन के साथ आफ़ियत में होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायो के लिए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने देखा है कि ये जो सेल्स हैं, ये मुख्तलिफ सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ बना देते हैं, और ये जो टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से लेकर एक इंडिविजुअल पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बॉडी वाला बन जाता है। और ये टिश्यूज़ एंड सेल आपस में इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, विच इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। कोऑर्डिनेशन की कॉमन एग्जांपल हमने देखी, हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल आई तो हमने बॉल पकड़ी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉल पकड़ने तक के लिए जो एक सिस्टम है उसमें हाथ, लेग्स, हमारे बैक, ये सारा कुछ लगा हुआ होता है। नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है हाथों पे, हाथों से उसको पकड़ता है और वो आपकी लेग्स चलते हैं, और आर्म्स या शोल्डर, सारा कुछ एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल की अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि हम लिख रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, हमारी हाथ, हमारी उंगलियां, ये सारा कुछ एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए काम कर रही हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन बॉडी कोई भी काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट बीट का रेट, प्रेशर का, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ये सारा कुछ एक कोऑर्डिनेशन है। हम लोग नॉर्मल जब चलते हैं तो हमारी हार्ट बीट कुछ होती है, लेकिन हम एक्सरसाइज करके आएँ, कोई स्ट्रेनस से एक्सरसाइज करें तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये सारा कुछ एक कोऑर्डिनेशन में है, और ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशन की बेस है सेल, क्योंकि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ एक हार्मनी में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनिज्म वुड सो इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नहीं है तो लाइफ वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। विदाउट कोऑर्डिनेशन लाइफ सही तरीके से अपना काम अंजाम नहीं दे सकती। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन दो हैं अगर देखा जाए तो, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन वो है जो नर्वस सिस्टम से आए, और इसकी फील्ड ऑफ स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यानी खोपड़ी और दिमाग, ये दोनों अपने अपने काम को बड़े तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम आता है, जिसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आपकी गाइजेंटिज्म को, ड्वार्फिज्म को, एक्रोमेगेली, डायबिटीज़ को, इन सब चीज़ों को, थायराइड समेत मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर बॉडी में हो, ये यूनिसेलुलर में भी होती है, क्योंकि एक सेल ने उनके सारा काम करना होता है, तो वो उसी तरह मैसेज और स्टिमुलस एक दूसरे पर साथ के साथ चलता रहता है। और ये कोऑर्डिनेशन जितनी भी है, नर्वस हो या केमिकल हो, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के जा रही होती है। नर्वस केमिकल पे और केमिकल नर्वस पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस का। अब एक बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, उस हाथ लगाने में हमें कैसे पता लगा, इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर अफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स। ये एक पूरा पाथवे है जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है। सबसे पहली चीज़ है स्टिमुलस या स्टिमुले। स्टिमुलस कहते हैं बाहर से कोई भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कोई चेंज आए, हमें पता चल जाए, कोई महसूस हो जाए, उसे कहते हैं स्टिमुलस। किसी भी चीज़ का महसूस होना। इसके अंदर जो एग्जांपल नॉर्मल हम देखते रहते हैं, फॉर एग्जांपल टच है, हमने किसी चीज़ को टच किया, कोई लाइट दी, कोई प्रेशर दिया, कोई साउंड वेव्स हैं, कोई प्रेजेंस ऑफ केमिकल है, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, जिस चीज़ से हमें महसूस हो, कोई चेंज आए एनवायरनमेंट में, उसे कहते हैं स्टिमुलस। जब स्टिमुलस हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है रिसेप्टर्स। बॉडी के अंदर कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं स्पेशल किस्म के, कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ सेल्स हैं जो कि बॉडी के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं ईयर के ज़रिए, लाइट को डिटेक्ट करते हैं आंखों के ज़रिए, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं नोज़ के ज़रिए, एंड सो ऑन। तो दीज आर द स्पेशल टिश्यूज़ और सेल्स विच यूज टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। उसने उस चीज़ को रिसीव कर लिया, परसीव कर लिया। नेक्स्ट जो आता है वो होता है कोऑर्डिनेटर। अब बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी है, अब मैसेज चला गया, उसने रिसीव भी कर लिया, अब उसके अंदर मैसेज आएगा इंटरन्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन। तो 2 तरह के सिस्टम्स हमने पढ़े हैं। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्या करता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेज देता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड सेंड इम्पल्स करते हैं टूवर्ड नर्व इम्पल्सेस। और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि एंडोक्राइन सिस्टम कुछ होते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, तो दे प्ले अ वेरी इंटीग्रल रोल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सेंड मैसेज करते हैं बाय डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स इन द बॉडी।
दोनों काम आपस में केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन साथ के साथ चलता रहता है। वो है इफेक्टर। अब हमारा मैसेज भी एक दूसरे के जरिए इंटरप्रेट हो गया, एनालाइज हो गया, हमें चीज़ पता चल गई, अब उस चीज़ पे इफेक्ट होगा कि अब इसमें से इफेक्टर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इन नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि न्यूरॉन्स मैसेज को कैरी करते हैं टू मसल्स एंड ग्लैंड्स विच आर इफेक्टर्स, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो हार्मोन्स लेकर जाते हैं टू टारगेटेड टिश्यूज जिसने वो काम अंजाम देना होता है। फॉर सम hormones, nephrons act as effectors. Similarly, bones and liver also are effectors for many hormones. तो ये एक इफेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, जब सब कुछ पता लग गया कि स्टिमुलस कौन सा है, रिसेप्टर कौन से हैं, इफेक्टर क्या है, फिर अब बॉडी उसके जरिए रिस्पॉन्स शो कर देती है। हमने हाथ गर्म पे से हाथ को उठा लेना, ये हमारा रिस्पॉन्स था। पुलिंग अवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट। कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइट की तरफ जाती हैं, जैसे कि रूट है वो किसकी तरफ जाती है, ज़मीन की तरफ, तो जियोट्रॉपिज्म है, और अवे फ्रॉम द आसमान। और इसी तरह जो शूट सिस्टम है वो आसमान की तरफ जाता है और अवे फ्रॉम द ज़मीन। तो इस तरह ये सारा कुछ एक रिस्पॉन्स है जो कि एक स्लो लिविंग ऑर्गेनिज्म और शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेस को दोनों को साथ के साथ लेकर जाता है। ये एक पाथवे है जिसके अंदर स्टिमुलस से ये सारा मैसेज गया ब्रेन से इफेक्टर पर। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिस पे रिसेप्टर सेल्स ब्लड में गए, ब्लड से केमिकल रिलीज हुए, फिर ये हार्मोन से इफेक्टर कोई भी हो सकते हैं। तो ये पूरा पाथवे था उसका कोऑर्डिनेशन का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो एनिमल्स में और मैंस में ये हाईली कंपोज्ड होता है और हाईली वेल डिफाइंड होता है। दो पोर्शंस हैं, एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल में होता है, सेंटर में होता है, और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो पेरीफ्रीज में साइड्स पे होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पोर्शंस हैं, एक को कहते हैं ब्रेन और एक को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम नर्व्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट जगहों से अराइजेज होती हैं, जिसके अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, ये सारे नर्वस सिस्टम इसमें आ जाते हैं। तो एक एक करके हम इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो है न्यूरॉन या नर्व सेल। इट इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस स्पोर्टिंग सेल्स जो इसको सपोर्ट करें। अब जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं जैसे कि न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं वो इसको क्या करेंगे, नॉरिश करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अपने काम को अंजाम देने के लिए। न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ या कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर की तरफ रिस्पांस को शो करे। इसकी वजह से ये होता है कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटर अफेक्टर के साथ, रिस्पेक्टर कोऑर्डिनेटर के साथ, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसका दूसरा फंक्शन होता है कि बॉडी के अंदर जितना नर्वस सिस्टम का सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करें, उनको मैसेज को मेन इसका फंक्शन मैसेज को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर टू अफेक्टर। एक स्ट्रक्चर, जर्नल स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन का होता है ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दरमियान में जो है वो सेल बॉडी है, जिसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ये सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर, एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज सेल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। कुछ चीज़ें इसके बाहर एक्सटेंड हुई होती हैं, जैसे कि ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन्स हैं। डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है कि ये मैसेज बाहर से सेल बॉडी की तरफ लेकर आता है, और एक्सॉन्स का फंक्शन होता है कि ये सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स भी यही शो कर रहे हैं कि इनमें इसी तरह का कुछ होगा। डेंड्राइट्स और एक्सॉन ये थोड़े से थिन होते हैं, ये थिन होते हैं, इनके लॉन्ग्स होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस था। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, नाइजल बॉडीज़ होती हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक माइलिन शीट लगी होती है जो कि इसको इंसुलेटर प्रोवाइड करती हैं, और हर जगह पे एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और यहाँ पे जो जंपिंग न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ से एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक जाएँ, उसे कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं शुआन सेल्स, ये भी सारे हैं। इसके अलावा नर्व इम्पल्स जो है इट्स बेसिकली अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। मतलब एक पूरे न्यूरॉन में एक इम्पल्स चल रही है, एक मैसेज हमें यहाँ से पूरा मिल गया डिफरेंट सेल्स से, फिर शुआन सेल्स आए, फिर साल्टेटरी इम्पल्स आई और यहाँ से मैसेज चला गया। इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स, क्योंकि एक इम्पल्स जनरेट हुई है ये। Now, what is Schwann cells? These are special neuroglial cells located at regular interval along axons. हर न्यूरॉन के इंटरवल पर लोकेटेड होते हैं, इसे कहते हैं Schwann cells, मतलब एंड पे लोकेटेड होते हैं। अब इन सम सेल में Schwann सेल्स के ऊपर एक छोटी सी मोटी सी लेयर होती है, उसे कहते हैं माइलिनेटेड शीट्स, जो उसको फैटी होती है, जो उसको इंसुलेटर प्रोवाइड करती है।
और नॉन माइलिनेटेड जहाँ पे शीट नहीं है, उनके दरमियान में कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड शीट इज एन इंसुलेटर, सो मेम्ब्रेन कोटेड विद द शीट डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। इसके अंदर नर्व इम्पल्स नहीं जा पाती, वो बाहर ही बाहर सिर्फ जाती है। इन सच अ न्यूरॉन इम्पल्स जंप ओवर द एरियाज of myelinated along from node of Ranvier to node. Such impulse are called saltatory या jumping impulse. इसको कहते हैं jumping impulse। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स को स्पीड प्रोवाइड करे, उसकी रफ्तार को और ज़्यादा तेज़ करे। ये एक पूरा जनरल स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 टाइप्स होती हैं, को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक को कहते हैं मोटर न्यूरॉन और एक को कहते हैं इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन होता है कि ये पहली बात तो ये बहुत सेंसरी से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज को सेंस करेंगे, रिसीव करेंगे। इनका फंक्शन होता है कि ये मैसेज को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करें रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इसके अंदर एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। तो ये दीज आर सेंसरी, ओनली सेंस करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैसेज को। ये इंटरन्यूरॉन्स हैं। इंटरन्यूरॉन्स वो होते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये मैसेज को रिसीव भी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको देखते हैं कि ये मैसेज ठीक है या नहीं, ये ब्रेन को सेंड करने वाला है या नहीं। क्योंकि देखिए ब्रेन हर चीज़ को रिसीव नहीं कर सकती ना, ब्रेन ने सिर्फ और सिर्फ वो मैसेजेस करने हैं रिसीव जो आपका काम हो रहा है। ब्रेन कुछ कुछ चीज़ें रिसीव नहीं करती, वो मैसेज वापस आ जाता है, वो हम नहीं उठाते चीज़, वो हम काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ उठाने लगे हैं, हम नहीं उठा रहे, क्यों? क्योंकि ब्रेन की तरफ से मैसेज ही नहीं आया। तो ये इंटरन्यूरॉन का काम है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एक साइड से एक हेड उनका और एक का टेल आपस में जुड़ा होता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। फिर है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो मोटर का काम करेंगे, मतलब किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ कैरी करेंगे इंटर न्यूरॉन से और मसल से तरफ, जो कि जिसने इफेक्टर करना है, जिसने इफेक्ट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटर से लेते हैं और मोटर की तरफ ले जाते हैं। इसमें भी डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्सॉन एक ही होता है, क्योंकि मैसेज सिर्फ एक दफ़ा निकल जाता है। इसमें बार बार मैसेज निकालना नहीं होता, बार बार मैसेज लेना होता है। तो इसलिए इसके अंदर डेंड्राइट ज़्यादा हैं और एक्सॉन एक ही है। दोनों के अगर फ़र्क की बात करें सेंसरी, इंटर और मोटर में, तो सेंसरी सिर्फ सेंस करेगा, उसका काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेना है, फिर इंटर के पास मैसेज आ जाता है। वो इंटर आपस में इसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और स्टिमुलेट करता है टुवर्ड्स मोटर न्यूरॉन। और मोटर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मैसेज को कैरी करेगा फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू एफेक्टर इन दिस सेंस वे कि वो मैसेज क्या हो जाता है, रिस्पॉन्ड हो जाता है और इफेक्टर अपना काम कर देता है। चीज़ हम इसमें एक लफ्ज़ पढ़ा है, वो है नर्व। व्हाट इज़ अ नर्व? A nerve means the union of several axons that are enveloped by covering made up of lipids. एक नर्व की एक शीट, एक बंडल जो कि लिपिड्स के ऊपर कवर्ड किया जा सके, उसे कहते हैं नर्व। डिफरेंट इसके अंदर एक्सॉन्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है जो कि एक नर्व बनाते हैं। इनकी भी 3 ही टाइप्स हैं, जो कि सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स हमें पता है जिनके अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स हों। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं या मोटर नर्व्स वो हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के नर्व्स हों। और मिक्स्ड वो हैं जिसके अंदर दोनों हों, सेंसरी भी हों, मोटर भी हों, और इस तरह ये सारे काम हो जाते हैं। इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मेनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एनवेलप्ड बाय मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो एक इन्वेलप सा बना लेते हैं, उसे कहते हैं गैंग्लियंस। ये भी न्यूरॉन्स के साथ ही होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड नॉरिश करते हैं। तो ये था एक पूरा ओवरव्यू जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह कोऑर्डिनेशन बॉडी में इम्पॉर्टेंट है और किस तरह हमारे चलने फिरने, इवन के हर काम में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। एक एग्जांपल से एक दफ़ा कोऑर्डिनेटेड एक्शन को दोबारा समझें तो ये भी हमने देखा कि स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर। हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो गर्म हीट क्या था, स्टिमुलस था। उसके अंदर हमने रिसेप्टर्स क्या थे, उसकी बॉडी, उसका स्किन इज़ अ रिसेप्टर। फिर कोऑर्डिनेटेड मैसेज से मैसेज गया, फिर इफेक्टर यानी हाथ हमारा इफेक्टर था और हमने उसके ज़रिए रिस्पॉन्स शो कर दिया। तो ये था एक ब्रीफ सा डिस्कशन अबाउट कोऑर्डिनेटेड एक्शन। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके अंदर क्या क्या उसकी है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। फिर न्यूरॉन्स की बात की कि न्यूरॉन्स का बेसिक फंक्शन होता है कि किसी भी मैसेज को सपोर्ट करना, किसी भी मैसेज को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, मैसेज को रिसीव करना, कम्युनिकेट करना इन दिस वे। उसके अलावा हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें सेल बॉडी थी, एक्सॉन्स थे, डेंड्राइट्स थे, श्वान सेल्स थे, इनकी टाइप्स को देखा। इसके अलावा नर्व्स देखे, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। जो है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वो काम सही से ना ही हो रहा, उसे कहते हैं डिसऑर्डर्स। 2 तरह के होते हैं इसके अंदर, एक को कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर
जिसके अंदर, और एक होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कोई भी ब्लड की वजह से ख़राब हो रहे हैं, मतलब ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रहा, तो उसे कहेंगे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। और एक होता है फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जिसके अलावा इम्पल्स नहीं से जनरेट हो रही, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक होता है पैरालिसिस और एक होता है एपिलेप्सी। यानी पैरालिसिस का मतलब होना कि चल नहीं पाना, और एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे। पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। कोई भी एक या दो से ज़्यादा मसल ग्रुप आपस में फंक्शन नहीं कर रहे तो उसे कहेंगे पैरालिसिस। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट इज़ मोस्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाए। और वो डैमेज भी क्यों हो जाए, कोई हमें एकदम से झटका लग जाए, कोई स्ट्रोक लग जाए, कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है, मतलब ब्लड जम रहा है इन ब्लड वेजल्स। देखिए ब्लड वेजल्स बहुत छोटी सी हैं, अगर वहाँ पे ब्लड जमने लग जाएगा तो वहाँ से उसको खून को निकलने में बड़ी मुश्किल होगी, जिसे हम थ्रोम्बस और इम्बोलस का भी कहते हैं। और कोई पॉइजन चला गया, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकती है। अब इसके इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि बंदा एक साइड पे भी पैरालिसिस हो सकता है, दूसरी साइड पे भी पैरालिसिस हो सकता है, और कंप्लीट पैरालिसिस तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ज़्यादातर ये होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी लोअर साइड पे और इन ऑल फोर लिम्स में ज़्यादातर पैरालाइज होता है इंसान। एपिलेप्सी का मतलब है मिर्गी के दौरे। इसके अंदर होता ये है कि इन विच देयर इज़ एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स। एक नर्व इम्पल्स का काम ये होता है कि एक तरीके का मैसेज लेकर जाना। अगर वो मैसेज बहुत ज़्यादा मकदार में या बहुत कम मकदार में लेके जाएगा तो उसे कहेंगे एपिलेप्सी हो रहा है। इसके अंदर अनप्रोवोक्ड से सीजर्स झटके लगते हैं, और वो सीजर्स ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए बॉडी बिल्कुल कन्वल्जन्स रह ही जाते हैं, बिल्कुल बॉडी एक तरह से बेसुध हो जाती है, पता ही नहीं चलता हम कहाँ पे हैं। इसके मेन जो है रीज़न वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड और डेवलपमेंटल कॉजेज विच इन पीपल ओवर एज 40 ईयर्स ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। जितने ज़्यादा 40 साल की उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनको एपिलेप्सी का ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू जो कम है। इसकी वजह मेन ये है कि कोई हेड में ट्रॉमा है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शंस हैं, ये भी कॉज कर सकते हैं एपिलेप्सी। ट्रीटमेंट देखें तो इसके अंदर अभी कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनके अंदर एंटी कन्वल्सेंट हैं और एंटी पेल्पिटिक हैं, जो कि बॉडी खून को पतला कर देती हैं और जिसकी वजह से सीजर्स का चांस कम हो जाता है। ये थे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर ब्लड का देखें सप्लाई डिसऑर्डर हुआ, ब्लड ने जो काम लेकर जाना था वो सही तरीके से नहीं लेके जा सका। जो कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर आपका फंक्शन तबाह होता है, नर्व इम्पल्स नहीं लेके जाते, जिसके अंदर हेमरेज आ जाता है, ब्रेन का स्ट्रोक आ जाता है, और भी बहुत से आ जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग आ जाता है, ब्रेन ट्यूमर आ जाता है। तो ये सारे फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं। और ये जो अभी हमने पैरालिसिस और एपिलेप्सी पढ़े, ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है और इसके अंदर सीजर्स लगते हैं। इनके अंदर कोई ब्रेन की कोई रग वो रप्चर हो जाएगी, और इसके अंदर क्या होगा कि कोई एबनॉर्मल स्टेट की ब्रेन में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे और वो इंसान बेसुध होकर पड़ा रहेगा। तो ये पैरालिसिस और एपिलेप्सी का एक कंपैरेटिव एनालिसिस था। अब तो नर्वस सिस्टम की और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफी ने और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी बन चुकी हैं जिससे नर्वस सिस्टम की एपिलेप्सी और पैरालिसिस को बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद तरीके से सही कर दिया जा सकता है। पहले ज़मानों में तो ये नहीं ठीक हुआ जा सकता था। मोस्ट हैज़ डिस्कवर्ड द एरियाज ऑफ ब्रेन दैट नर्व इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड दैट द एरियाज दैट सेंड मैसेज टू डिफरेंट फैक्टर्स। कुछ चीज़ें, कुछ जगहें ऐसी जांच ली गई हैं जहाँ से वाकई मैसेज जाया जाता है, और उन जगह से जहाँ से एपिलेप्सी और पैरालिसिस होता है उन जगहों को ठीक किया जाता है। Such knowledge helps a lot of identifying the malfunctioning areas of brain। इस नॉलेज से हमें पता लग चुका है कि कौन कौन सी मेल फंक्शनिंग है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही है, जितनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, उन वजह से ये पैरालिसिस और एपिलेप्सी का पहले ही पता चल जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हमें पता है एपिलेप्सी, तो वो पहले ही पता चल जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर जिगजैग पैटर्न में जाएंगे और फिर उसको पहले का पहले ही ठीक कर लिया जाता है। देखिए इंजरी के दौरान जब भी कोई सीज़र लगता है ना, मतलब कोई भी एकदम से दौरा पड़ा, उसके मुंह में कभी भी कोई चीज़ नहीं डालते। ये प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मुंह में डालेंगे तो वो एकदम से वो चीज़ तोड़ देता है, क्योंकि नर्व इम्पल्स बहुत बहुत तेज़ी से मैसेज ट्वाइस और थ्राइस टाइम ज़्यादा वो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी भी हो सकता है। और ये पॉसिबल है कि वो उस चीज़ को एक नहीं बल्कि बहुत तरीक़ों से उस चीज़ को ब्रेक कर सके। तो ये सीजर्स के दौरान एक बहुत प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए। ओवरव्यू अबाउट वेस्कुलर एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने पैरालिसिस और एपिलेप्सी को पढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत से हैं जिसके अंदर
हेमरेज है, ब्रेन ट्यूमर है, अल्जाइमर डिजीज़ है, जो तो एक पूरा डीजनरेटिव डिजीज़ है जिसमें हल्की सी भी म्यूटेशन हो जाए तो वो बॉडी के अंदर ख़राब कर देती है बॉडी के सिस्टम को।